आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कोर्ट की पैकिंग, मुजाहमत की चेकिंग और मुज़ाकरात की हैकिंग, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। हुकूमत की अनथक मेहनत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शबाना रोज काविशों से महंगाई मुकम्मल खात्मा होने के करीब और तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी है। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीखी बुलंदियों को छू रहे हैं। स्टॉक मार्केट तो आसमान में कहीं गुम हो गई है। करंट अकाउंट के खसारे माजी के किस्से बन गए हैं। अब सरप्लस का दौरा है। तिजारती खसारा कम हो गया है। तरसीलात ज़र बढ़ गई हैं। मुल्क में डॉलर ही डॉलर हैं। आम आदमी अब सुख का सांस ले रहा है। परेशानियां खत्म हो रही हैं। खुशहाली का दौर वापस आ गया है। अब एक तरफ ये बयानियां, ये दावे और किस्से कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ इस मुल्क के अरकान पार्लियामेंट हैं कि उनका पुरानी तनख्वाह में गुजारा होना ही मुमकिन नहीं रहा। आम आदमी का गुजारा ना होने की नवीद तो अरकान पार्लियामेंट तक नहीं पहुंची, लेकिन उनकी अपनी तनख्वाहों में 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि पूरे 300% इजाफा कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अरकान ने तो तनख्वाह 10 लाख करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन स्पीकर दरमियान में आ गए। उन्होंने कहा कि इतनी भी खुशहाली नहीं है कि हातिम ताई बनकर खजाना ही लुटा दिया जाए, इसलिए 10 नहीं 5,19,000 तक ठीक है। फिर तेजी इतनी कि न सिर्फ मंजूरी हुई बल्कि खबर यह है कि इत्तलाक भी हो चुका। वैसे एक बात कमाल की है कि हुकूमत और अपोजिशन वाले जो किसी बात पर इत्तफाक नहीं करते, एक दूसरे को देखने, सुनने और बर्दाश्त करने पर इत्तफाक नहीं करते, वो सब अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मुत्तफिक हो गए हैं। इस हुकूमत को जायज ना मानने वाली पीटीआई जो है, वो भी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा ज़बानी नहीं, चोरी भी नहीं, बल्कि उन्होंने भी लिख कर किया है। तो फिर है ना कमाल की बात कि हुकूमत और अपोजिशन का सब इशूज पर इख्तिलाफ है, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तफाक है। इनका हर कानून साजी पर एक दूसरे से इख्तिलाफ है। इनका आईनी तरमीम करने पर सख्त इख्तिलाफ है। इनका पीका एक्ट तरमीमी बिल पर इख्तिलाफ है, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तफाक है। इनका इंसानी हुकूक जैसे मसाइल पर इख्तिलाफ है, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तफाक है। इनका इलेक्शन के जायज होने पर शदीद इख्तिलाफ है। इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुद्दत खत्म होने के बाद ओहदे पर रखने पर इख्तिलाफ है। इलेक्शन कमीशन में नई तैनातियों पर इख्तिलाफ है, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तफाक है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इख्तिलाफ है। मसाइल के हल के लिए आपस में मुज़ाकरात करने पर इख्तिलाफ है, लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तफाक है। अदलिया के जजेस लगाने पर इख्तिलाफ है। अदलिया में की गई तब्दीलियों पर इख्तिलाफ है। दूसरी हाई कोर्ट से जजेस इस्लामाबाद लाने पर इख्तिलाफ है, लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तफाक है। इस हसीन इत्तफाक और एक ज़बान होते अरकान को देखकर इस मुल्क के अवाम दुआ मांगने पर मजबूर हैं कि काश इस मुल्क के मसाइल भी इनकी तनख्वाहों जैसे ही हो जाएं। काश इस मुल्क के आम आदमी के दुख और तकलीफें भी इनकी तनख्वाहों जैसी ही हो जाएं, जिन पर ये सब लोग इत्तफाक कर लें, ताकि इस मुल्क और इसके अवाम का कुछ तो भला हो। लेकिन क्या अपनी तनख्वाहों के अलावा भी किसी मुल्की मसाइल पर इनका इत्तफाक मुमकिन है? इस पर सोचिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, और माहिर कानून हैं हाफिज एहसान खोकर साहब, और माहिर कानून और तज्जियाकार हैं साद रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आजकल आप भी तज्जियाकार हैं, बुरा ना मानिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और हाफिज एहसान साहब, आपसे ही ज़रा शुरू करते हैं। ये 26वीं आइनी तरमीम जो है, ये तो आइन के गले की हड्डी नहीं बन गई कि ना निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है, चूँकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा ना कि ये एक खत जो था, ये तरमीम उसकी बुनियाद पर हुई थी, लेकिन अब 6 जजेस का खत सामने आ गया है। अगरचे 2 जजेस के उस पर सिग्नेचर्स नहीं हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें कोई बड़ा बहरान पैदा होने जा रहा है? नहीं पारिस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आई है, उसका किसी न लेटर से ताल्लुक है और ना ही उसका इस चीज से ताल्लुक है कि उसकी वजह से शायद को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। जस्टिस आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखे जजेस जो है, एक तो ये है कि उन्हें इस तरह पब्लिक के अंदर आके बोलना नहीं चाहिए। उनका काम ये है कि जो उन्हें आइन कानून इख्तियार देता है और जो उनके सामने लिस्ट पड़ी हुई है उसके मुताबिक एक फैसला कर दे, और वो फैसला अगर वो समझते हैं कि आइन और कानून के मुतसादी में कोई भी चीज़ आई है, उसके ऊपर एक मुनासिब फैसला स्ट्राइक डाउन करे, सेट असाइड करे, वो उनका काम है। अब प्रॉब्लम ये आई है कि ये जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये हमें आदत पड़ी है चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से, जब ये लॉयर्स भी इकट्ठे हो गए, जजेस भी इकट्ठे हो गए, और उसके बाद आपने 115 जजेस निकाले, तो एक
वैक्यूम आया। और नून लीग ने कैंपेन भी चलाई थी ना, सबने चलाई ना, सबने चलाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी को ये अंदाजा नहीं था, न पीपल्स पार्टी, न पीटीआई, न पीएमएलएन को, कि जी चीफ जस्टिस साहब आके तो 115 जजेस निकालेंगे। ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो उस तरह हुआ। और जब आपने सिंध बार एसोसिएशन के नाम पे आपने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये देखे ना, दो चीजें हम जनरल मुशर्रफ पे बात करते हैं, माजी में जाने के बजाय मैंने कहा आज की अगर उससे बात कर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस ऑलरेडी मौजूद हैं ना, एडिशनल जजेस भी 2 तैनात किए गए ना, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से जजेस बुलाने की या उनको यहाँ लाने की क्या जरूरत है? ये तासुर है कि ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत है वो इस वक्त में ये जो 6-7 जजेस है ना, इनको इनका रास्ता रोकना चाहती है। आपने जंप इन किया है। मैं उसके अंदर था कि जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया। बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल कोर्ट्स को करेगा, सारे प्रोविंसेस से आएगा। इफ्तिखार चौधरी साहब आए, उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया। उस दौरान 2 आपके चीफ जस्टिस जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर आए। ना 18वीं तरमीम के बाद दोबारा आया। दोबारा जब बना तो फिर आपने जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को यहाँ पे लाए और आपने चीफ जस्टिस बनाया, और चीफ जस्टिस आज वो शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अब अगली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या इस वक्त जो प्रोसेस, वैसे एक सेकंड, बात हाई कोर्ट की जज की हो रही है और उसकी भी आप एग्जांपल देते हैं ना, वो कि लाहौर हाई कोर्ट से जज मोहम्मद इस्लाम, उनको लाया गया था लाहौर हाई कोर्ट से, सरदार असलम आए, जस्टिस भी वो बने और जस्टिस बिलाल तो डायरेक्ट आए। जबरदस्त मिसाल है, लेकिन उस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी वो सदारती ऑर्डर्स पे कायम की गई थी, और जो 2009 में खत्म हो गई थी, फिर 2011 में 18वीं तरमीम के बाद उसका कयाम दोबारा आया था। 2011 के अंदर 18वीं तरमीम के बाद आया, तो उस वक्त भी जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान एज ए डायरेक्ट चीफ जस्टिस यहां पे आके लगे। वो शरीयत कोर्ट के नहीं थे? नहीं, वो अब शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगे, यहां से वो सुप्रीम कोर्ट में आए, वहां से ऊपर उन्होंने रिजाइन किया, और आजकल वो शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस है। ये हुकूमत अब ठीक कर रही है कि इतने जजेस ले आई है, क्या जरूरत थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी जजेस हैं? नहीं पारस, एक चीज ये है, आप ये बताएं, या मैं इस पे हूं कि क्या जो आर्टिकल 200 के नीचे जो प्रोसेस लिखा हुआ है, वो प्रोसेस अगर तो अडॉप्ट नहीं किया गया तो बात समझ में आती है। सीनियरिटी किस चीज की सीनियरिटी? अभी जो जस्टिस डोगर है तो खत्म हो गई है, जस्टिस जो डोगर है उनका क्या स्टेटस है? देखिए, पारिस सीनियरिटी तो खत्म होगी फॉर द चीफ जस्टिस के। आपने 3 का पैनल लेके आना है, उसमें से आपने एक चीफ जस्टिस बनाना है। ये बात इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार को नहीं पता, वो क्यों बार कह रही है? नहीं, देखिए, तो मान ही नहीं रही ना सीनियरिटी। देखिए, बार इसलिए कह रही है कि एक बार लोकल है, दूसरा ये है कि जो जिस जज के मुतालिक आप बात कर रहे हैं वो जज भी लोकल है, और एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। अब वही लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जस्टिस मंसूर को भी, सर वो स्ट्राइक करने की बात कर रही है, वो कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे इसके ऊपर, वो एहतजाज करने की इस पे बात कर रहे हैं। वो उनका राइट है, वो उनका राइट है कि प्रोटेस्ट करें, ये सारा कुछ नहीं। लेकिन आप ये बताएं, वो ये कहते हैं, या जो भी एक दूसरा है वो साइड ये कहती है कि लाने की जरूरत, आपके सामने किसी ने ये कहा है, तासुर ये है कि हुकूमत उन 6-7 जजेस का रास्ता रोकना चाहती है। अब एक सेकंड, अब इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा कस्टोडियन कौन है इस सारे सिस्टम जुडिशरी का? वो आपका चीफ जस्टिस है। अब इस प्रोसेस के अंदर आपके 4 चीफ जस्टिस जो है, जो हाई कोर्ट्स के हैं, और 5वां आपका चीफ जस्टिस आया। अब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी आर्टिकल 200 को कंसेंट दे रहा है या एसेंट कर रहा है। आपका सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एसेंट कर रहा है, आपका बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कर रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है। लाने की क्या जरूरत थी? फिर वही बात पे आगे, सीनियरिटी कहां से शुरू होती है? मतलब सीनियरिटी शुरू होती है, सीनियरिटी उस दिन शुरू होती है कि जिस दिन कोई भी जज जो है किसी भी हाई कोर्ट के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट होती है, और उसके बाद वो कंफर्म कर दिया जाता है, तो कंफर्मेशन के बाद उसकी सीनियरिटी है। और आर्टिकल 205 हाई कोर्ट गलत कह रही है, जो सीनियर जज इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो भी गलत बात कर रहे हैं कि वो वहां से शुरू होती है जहां पे वो हाई कोर्ट का हलफ नहीं, वो देखे, वो उन्होंने एक अपनी इंटरप्रिटेशन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं, मुझे ये बताएं कि आज अगर फर्ज किया वो जो जज आए हैं, एक सेकंड सुन लेना, ऐसे मुझे ये बताएं, आज जो चीफ जस्टिस ने यहाँ पे आए हैं, ट्रांसफर होके आए, जस्टिस डोगर आए हैं, आज उनका सीनियरिटी लिस्ट में कौन सा नंबर आया? अगर चीफ जस्टिस नहीं सुन लेना, नहीं, जो जस्टिस आमिर ने आज रोस्टर इशू किया है उसके अंदर जस्टिस डोगर का दूसरा नंबर। आपने कहा कि चीफ जस्टिस आए हैं। नहीं, मैंने ये आपसे ये कहा है कि चीफ जस्टिस जो है जिन्होंने आज रोस्टर इशू किया है, अब अगर आपने जाना है तो आपने 3 का पैनल भिजवाना है, उसमें जस्टिस क्यानी भी होंगे, जस्टिस डोगर भी होंगे, जस्टिस अरबाब भी होंगे, जो गुल औरंगजेब, ये सभी को पता है। नहीं पता तो जुडिशल कमीशन ने करना है। नहीं देखे ना, पता तो जुडिशल कमीशन ने करना। आपको पता था कि जस्टिस
आफरीदी जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आप कह रहे तीनों में से कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये प्रेरोगेटिव है, उस प्रेरोगेटिव के अंदर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और मेंबर्स जो वो फैसला करेंगे वो होगा। लेकिन असल चीज ये है कि क्या आर्टिकल 200 के नीचे जो है पाकिस्तान के किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जा सकता है? वो बिल्कुल किया जा सकता है। कि ये कह रहे हैं कि किया जा सकता है, अगर दूसरी हाई कोर्ट से जजेस को लाया जाता है तो साद रसूल साहब इसमें क्या कबाहत है? चूंकि इस एक पॉइंट के ऊपर काफी बहस हो रही है कि जो सीनियरिटी है वही सिर्फ एक मसला नहीं है, बल्कि कॉम्पिटेंस और कारकर्दगी जो है वो भी मयार होना चाहिए। और आपको पता है ना कि हमारी अदलिया जो है उसका रिकॉर्ड और उसकी रैंकिंग तो शानदार कभी नहीं रही है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे एम्पथी हो रही थी हाफिज साहब से जिस तरह कानून एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल बुनियादी इसमें बहुत सिंपल और बुनियादी कानून की एक दो बातें हैं। इसमें इतनी लंबी तूल हमें देने की मेरा ख्याल है ज़रूरत ही नहीं। और अगर ये दो तीन बुनियादी बातें जो मैंने भी क्या अपनी फहम से सोचनी थी, अदालत आलिया के जो 5 जजेस ने ख़त लिखा उन्होंने कुछ बातों को वाज़े कर दिया। अगर हम उसको एक सेकंड के लिए एक्सप्लेन कर लें तो आई थिंक मैटर ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। इसके अंदर कोई कबाहत नहीं कि आप किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कहीं का भी एक जज लगा दें। यहाँ पे कराची का वकील पकड़ें, लाहौर में लगा दें, इसके अंदर कानूनी कोई कबाहत नहीं। लेकिन ट्रेडिशन ये है कि आप पंजाब की बार से, पंजाब के वकीलों से पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज लगाते हैं। आप सिंध हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट पकड़ के केपी का जज नहीं लगा देते। आप सिंध हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट के अंदर आप अब मुतल्लिका बार से जो उस अदालत को समझती हैं, उसके प्रोसीजर्स को समझती हैं। एग्जांपल्स दिए आपको जी, मैं इसमें गुजारिश करता चलूं। हाफिज साहब की जो एग्जांपल्स है ना, वो उस वक्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इकबाल हमीदुर रहमान साहब को पोस्ट किया गया था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जज नहीं था। उस वक्त बहुत सारी हाई कोर्ट्स में काजी फाइज ईसा साहब को डायरेक्टली बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस पोस्ट किया गया था। वो कराची में प्रैक्टिस करते थे उस वक्त। तो क्योंकि 109 जजेस सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट में निकले तो बहुत सारे लोगों को पोस्ट करना पड़ा। लेकिन वो ये बात आज के ऊपर नहीं लगती। बुनियादी सवाल है, देखिए बुनियादी सवाल से पहले जो गवर्नमेंट का मौकफ ये है कि ये जो हाई कोर्ट के 6-7 जजेस है ना, इन्होंने अपना माइंड बना लिया है और ये हुकूमत के खिलाफ है। और ये हुकूमत फैसले जो हैं वो एक जमात है, सियासी जमात जिसके हक में फैसले देते हैं और हुकूमत के खिलाफ देते हैं, ये सियासत में शामिल हो गए हैं। तो ये बात दुरुस्त है, इसीलिए उन्होंने फिर ये जजेस वो लेकर आए हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब उम्मीद पाकिस्तान का तैयारा नवाज शरीफ साहब का अभी पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ था, तो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं जजेस ने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की तारीख में पहली और अकलौती दफा एक एब्सकॉन्डर को विदाउट अदालत में पेश हुए पहले इजाजत जमानत दी, फिर अदालत का पूरा सिस्टम एयरपोर्ट पे मुंतकिल कर दिया गया जहां पे उनके अंगूठे लगे। तो अगर ये अदालत भी किसी और के हक में है और आपके खिलाफ है तो फिर तो हम इन्ना लिल्ला पढ़ सकते हैं पूरे जस्टिस सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो बुनियादी सवाल कानून का इफेक्टिवली बताना जरूरी है वो ये है कि जब एक जज किसी भी हाई कोर्ट का आइन का ओथ उठाता है तो वो अपनी टेरिटरी के हद तक उठाता है। तो फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट का जज जब आइन का ओथ उठाता है तो कहता है इन दिस लाहौर हाई कोर्ट, यानी कि वो कराची के लिए ऑर्डर कोई नहीं पास कर सकता। आर्टिकल 200 इन पे लागू नहीं होता है। मैं मैडम गुजारिश करता हूं, हर मुतल्लिका हाई कोर्ट में अपना टेरिटोरियल ओथ उठाते हैं। जब वो इसमें तो कोई कबाहत नहीं कि आप उसको आर्टिकल 200 के अंदर इस्लामाबाद ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस्लामाबाद की टेरिटरी का ओथ ही नहीं उठाया। तो इस्लामाबाद की टेरिटरी का ओथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज उठाते हैं वो तो ले लेंगे ना। वो जब ओथ सॉरी सर आपकी हमने ऐसी जबरदस्त इस्तिलाह कानून की आप थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी गुजारिश सुनिए। हमने वो बड़े शौक से सुनी कि इसको कैसे आइन को स्ट्रेच करेंगे। वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटरी का कभी ओथ उठाया ही नहीं। जब वो ओथ उठाएंगे तो ये सर का प्रिंसिपल इंटायरली हाफिज साहब का गलत है। इसके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 4 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, जिसमें सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो 17 मेंबर बेंच की जजमेंट है वो इसको डिक्लेयर करती है कि सीनियरिटी ऑफ अ जज इज फ्रॉम द ओथ। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ओथ उठाएंगे ना, जितने भी सीनियर जज हैं बिल्कुल आर्टिकल 200 के नीचे आ सकते हैं, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जूनियर मोस्ट जजेस होंगे। वो ना चीफ जस्टिस लग सकते हैं, वो टॉप 3 में नहीं होंगे। सीनियरिटी मैटर ही नहीं करती, पैनल जाएगा। वो
पैनल के अंदर भी नहीं होंगे क्योंकि वो 8वें 9वें 10वें नंबर के जज होंगे, पैनल तो टॉप 3 का जाएगा। अगर आप ओथ वापस दिलवाएंगे जो नेसेसरी है, जैसे जज साहिबान के खत में भी लिखा गया, तो उनका पैनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो टॉप 3 का जाएगा। चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज, बेशक, क्योंकि फ्रेश ओथ होगा तो सीनियरिटी डिटरमिन ओथ से होती है। इसकी और एक एग्जांपल बताऊं, अगर आज हाफिज साहब लाहौर हाई कोर्ट के अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूं, आज हफ्ता ठहर के हाफिज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन जाएं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहले पहुंच के वहां ओथ ले लेंगे ना, तो मैं हमेशा इनका सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज रहूंगा। सीनियरिटी ओथ से डिटरमिन होती है। 17 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किया। सॉरी जी, आर्टिकल 200 के नीचे भी ओथ लेना पड़ेगा। और इसकी मैं आखिरी एग्जांपल दूं, रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2012 जहां पे शेख रियाज साहब को और कासी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताना था, वहां पे भी बात डिटरमिन की गई कि ओथ से सीनियरिटी डिटरमिन होती है। ये क्या समझूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चाय की प्याली में तूफान है और हुकूमत को ही हर दफा की तरह कामयाबी होगी, या फिर कोई एहतजाज हो सकता है, तहरीक उठ सकती है? देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली वकला तहरीक से इतना मेरी उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि वकला तहरीक होनी चाहिए थी तो 26वीं तरमीम पे हो जाती, 12 जुलाई के फैसले पे हो जाती। मेरा ख्याल है वकला तहरीक तो गवर्नमेंट ने किसी तरीके से मैनेज की हुई है, लेकिन इस तरह की आईनी रिवायात पायदार नहीं है, बस इसीलिए हाफिज साहब जीत जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब नाराज हो गए, मसला हो जाएगा। नहीं, साथ एक ही है कि 194 के नीचे जब कोई भी जज ओथ लेता है एक ही दफा है, दूसरा जब उसका ट्रांसफर होके आता है, पहले 3 जजेस आए, कोई सेकंड ओथ नहीं हुआ, और 200 के नीचे कोई ओथ सेकंड होता है। फ्रेश ओथ हुआ था। आपने दोनों की गुफ्तगू सुन ली है सर, एज ए चीफ जस्टिस हुआ। अच्छा सर, ये जो मामला है ना, ये वो 6 जजेस का खत के बाद शुरू हुआ ना, क्योंकि उसमें ये कहा था कि जो अदलिया है, अदलिया के अंदर एजेंसीज का किरदार होता है। तो आप समझते हैं कि जब ये खत आया था उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी, या कम से कम तहकीकात तो की जानी चाहिए थी ना, ताकि जो इल्जामात हैं वो दुरुस्त हैं, या इसमें कितनी हकीकत है? पर देखें, उस वक्त जब लेटर गया था, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एड्रेस उनको हुआ था कि आपका काम था कि आप इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक इंक्वायरी ऑर्डर करते। प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त ये जजेस को आके कोर्ट में आके गवाही देनी पड़नी थी, कोई प्रूफ था नहीं, एक हेर से थी जिसकी वजह से ये इंक्वायरी नहीं की गई, जो मेरी अपनी रीडिंग है। इसलिए अदरवाइज इंक्वायरी करते उसका फैसला होता। सर, ये खुद भी जजेस से ये खुद भी नोटिस ले सकते थे ना, लेकिन मैंने नहीं किया जी। लेट तो नहीं, देखे ना, जिस चीज इशू। सेकंड है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद सब जज ने अपने आप को कॉन्ट्रोवर्शियल बना लिया है। साथ आपको क्लियर पता चल गया कि जी कौन से जजेस कौन सी लाइन को टो कर रहे हैं, विच इज नेवर हैपेंड, और जिसकी वजह से आपने अपने आप को ग्रुपिंग कर ली। और अभी भी आप देखें ये लेटर लिखा गया है। मुझे अब ये बताएं कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 जज इस्लामाबाद में आते हो तो क्या ही विल बिकम जूनियर मोस्ट अगर वोट लेंगे? ओथ हो गया, ओथ इज डन। अच्छा, बात यह कि पाकिस्तान के लिए ओथ लिया उन्होंने, कोई एक अपने सिंध के लिए तो ओथ नहीं लिया, या उन्होंने पंजाब के लिए ओथ तो नहीं लिया, बलूचिस्तान या सिंध के लिए नहीं लिया। इट इज एक दफा ओथ ले लिया कि जी हमने ये कानून के मुताबिक पाकिस्तान का इनको देखते हुए मैंने कसम खाई, मैंने ओथ लिया, दैट्स एंड ऑफ इट। तो ये तो मेरे नहीं ख्याल की लॉजिकली मुझे नहीं लगता। सर, ये तो आपने बात की, लेकिन देखिए हम अक्सर बार हम ये सुनते हैं ना कि अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत तो रही है। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी की वो आपको तकरीर भी याद होगी ना, जिसके बाद उनको बरतरफ होना पड़ा था। फिर मियां नवाज शरीफ पैनमा का जो केस था उससे मुतालिक वो भी इसी तरह के इल्जामात लगाते रहे। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अदलिया में जी कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होती है? देखें, बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट को जो 26 अमेंडमेंट लेकर आई हैं, बिकॉज आपने एक इशू ऐसा बना दिया कि उनको अपेरेंटली लग रहा था कि whosoever become the chief justice of पाकिस्तान, उनकी इंक्लिनेशन क्या है। एंड सेम इज हैपनिंग हियर। आई थिंक जो मेरे ख्याल में है, बेसिक वजह कि गवर्नमेंट फील कर रही है ए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, आई डोंट नो नेम के इस्लामाबाद या एनीवेयर, दे आर इन सपोर्ट ऑफ समथिंग एल्स। इसलिए ये गवर्नमेंट ने किया है। बेसिकली हमें अननेसेसरीली एस्टैब्लिशमेंट को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखने की बात सर, उनको ड्रैग नहीं करते हारिस नवाज साहब, लेकिन इस वक्त जो मामला जिस पे हम बात कर रहे हैं उनको देखते हुए आपका क्या तज्जिया, आपको क्या लगता है कि इस वक्त हुकूमत का अदलिया में कोई किरदार या मुदाखलत या रोल ज्यादा नहीं बढ़ गया? चूंकि देखें ना, बात तो यही हो रही है कि वो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज को लेके आए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनको चीफ जस्टिस बनाने की बात हो रही है। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जजेस हैं, तो इसका मतलब फिर उनको तो कॉर्नर किया जा रहा है ना सर। तो क्या ये अदलिया की आजादी इसको कहेंगे फिर आपको रहेगी बरकरार इस तरह अगर होता है?
عدلیہ کی آزادی تو آئی ووڈ سے کہ وہ جو ایک ایگزیکٹو کا رول تھا وہ زیادہ ہو گیا جب 36 امینڈمنٹ آ گئی. ابھی تو جوڈیشل پاور ساری جوڈیشل کمیشن کے پاس چلی گئی ہیں اور ظاہر ہے اس میں حکومت کے نمائندوں کی اسٹرینتھ ہے. تو ابھی اٹ لکس کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا. آپ دیکھیں حکومت کی اکثریت ہے اس میں جس جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں. جب انہوں نے اس وقت ججز لائر آپ کے کہاں تھے اس وقت تو کسی نے نہیں بات کی ہے. آپ کے پنجاب پاکستان بار کونسل ہے, آپ کی سپریم کورٹ آف بار کونسل ہے, آپ کے ریسپیکٹو پروونسز کی بار کونسل ہے, کہاں تھی؟ کوئی نہیں ہوا. سو دے گاٹ انکریج, انہوں نے پھر اپنے آپ کو مضبوط کرتے جائے. اور ہر حکومت کی خاص طور پاکستان میں تو ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ حکومت اپنی عدلیہ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ان کی مرضی کے فیصلے ہوں. ٹھیک ہے. پچھلے کچھ دنوں میں پچھلے کچھ ادوار میں اٹ لکس عدلیہ واز انڈیپینڈنٹ, تو انہوں نے گریجولی 26 امینڈمنٹ سے آگے اپنا ہولڈ کیا ہے اینڈ ناؤ دے آر فائرنگ دی شاٹس. مطلب اثر و رسوخ ہے, بڑھ گیا ہے پھر عدلیہ میں اس وقت گورنمنٹ کا. آئی تھنک اس میں تو کلیئر نظر آتا ہے کہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر جس کی اسٹرینتھ ہے دے کین ہیو دیئر اون وے. وہ تو صاف نظر آ رہا ہے. میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کو کس کی کمپوزیشن میں اسٹرینتھ زیادہ لگ رہی ہے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا حافظ احسان کھوکھر صاحب, آپ کو ابھی پچھلے میرے جو پروگرامز تھے اس میں میں نے امریکی صدر روزویلٹ کے وہ جو کوڈ پیکنگ پلان تھا اس کے اوپر ایک انٹرو دیا تھا. اس دن آپ بھی شو میں موجود تھے نا. تو اس وقت جو ہماری سپریم کورٹ میں حالات ہیں, کیا خیال ہے یہ اسی طرف جا رہے ہیں؟ چونکہ تاثر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتی ہے. اچھا پارس, ایک تو یہ ہے کہ دو چیزیں میں پہلے کر کے پھر اس پہ آؤں گا کہ جب ہائی کورٹ کا جج ایک دفعہ اوتھ لے لیتا ہے, دوسری دفعہ اوتھ نہیں لیا. تینوں جو ججز آئے تھے انہوں نے ایز اے جج کے طور پہ اوتھ نہیں لیا تھا, ایز اے چیف جسٹس کے طور پہ آئے تھے. اگر یہاں پہ سرفراز ڈوگر صاحب جو آئے ہیں سینئر ہیں, اگر وہ سیدھا ہی آ کے چیف جسٹس بن جاتے تو ایز اے چیف جسٹس کا انہیں اوتھ لینا تھا. جج کا اوتھ اور ہے, چیف جسٹس کا اور ہے. ایک چیز. دوسری چیز اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ پرنسپل آف سینیورٹی کا کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ سینیورٹی کم فٹنس پرفارمنس. کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں تھا, جوڈیشل کمیشن کے اندر تو نہیں تھا. تو ہم نے سپریم کورٹ کے اندر چند لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہائی کورٹ کے اندر جس چیف جسٹس کو لانا ہے پینلز کے اندر لے کے آنا ہے. الجہاد ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, الجہاد ٹرسٹ نہیں. ابھی جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آئی ہیں وہ ایک پینل ہی بنا تھا نا. پھر کہاں لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا پینل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کا پینل آئے گا؟ ہم نے سینیورٹی پرنسپل کہاں طے ہوا تھا؟ سینیورٹی پرنسپل کسی جگہ بھی نہیں تھا. پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی سینیورٹی پرنسپل نہیں تھا. اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کا چیف جسٹس ہوگا. الجہاد ٹرسٹ کے اندر ہم نے کہا کہ سینیورٹی ہوگی اور وہی جج اس کا وکٹم ہوا, وہی جج وکٹم ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ سینیورٹی پرنسپل کو آپ نے خود کہا کہ ہائی کورٹ کے لیے بھی نہیں سینیورٹی چاہیے, سپریم کورٹ کے لیے بھی نہیں چاہیے, تو پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر وہی چیز آ گئی. اب آپ کا پیکنگ والا آ گیا. اب یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ پیکنگ آپ کہتے کس سے؟ یعنی کہ لائک مائنڈیڈ, یعنی کہ وہ جج آپ لے کے آئے, وہ جج آپ لے کے آئے کہ جو جج آپ کو اچھے لگتے ہو. اچھا, اب یہ آپ کی پسند کے فیصلے ہو. اب یہ ہے کہ دو جگہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. ایک اپوائنٹمنٹس آپ کی ہوئی ہیں 2009-10 کے بعد ہائی کورٹس کے اندر, اور دوسری اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے لیے ہائی کورٹ سے اوپر آئی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مجھے ایک اپوائنٹمنٹ ایسی بتا دے کہ جس کے اندر جو ہے آپ کو یہ لگے نا کہ اگر تیسری جج نمبر پہ جج آتا ہے اور دو کو آپ پاس کر دیتے ہیں تو پھر لائکنگ ہے یا ڈس لائکنگ ہے یا پیکنگ ہے, اسے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر کئی ایسے ججز آئے. جو حارث نواز صاحب نے بات کی تھی جوڈیشل کمیشن میں کس کی اکثریت ہے؟ پارلیمنٹ سے وہی جوڈیشل کمیشن ہی لگائے گا نا. پارس, میں آپ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جوڈیشل کمیشن کو ابھی جمعہ 8 ہوا ہے نا, یہ تو آپ وہی لگائے گا نا. یہ تو 22 اکتوبر, میں ابھی کی بات کر رہی ہوں, ابھی پہ آتے ہیں نا. ایک سیکنڈ سنو. 22 اکتوبر سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ سے یا سندھ ہائی کورٹ کے اندر سے ججز آئے ہیں, سینیورٹی نہیں کئی آئے, ایک نہیں آیا, کئی آئے, نہیں کئی آئے ہیں, کئی ایک نہیں آیا, کئی آئے ادھر ادھر سے گھما رہے ہیں. میں نہیں, وہ آرگیومنٹ بلڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی آئے. سن لینا, ایک دفعہ سن لینا. پھر اس کے بعد آپ نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی لے کے آئے. ٹھیک ہے, تو پھر اگر آپ نے پہلے اپنی مرضی کے مطابق لائے ہیں اور ان کو آپ نے چیف جسٹس کی لاٹ کے اندر کھڑا کیا, نہیں ایک سیکنڈ, اب دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں جس پہ آپ بات کر. یہ جو جج اس وقت ہائی کورٹ کے اندر ہیں, جوڈیشل کمیشن کے رولز کس نے بنائے؟ یہی وہ ججز ہیں نا. ابھی تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں آئی تھی, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 5 ججز کا ایک پینل آئے گا اور اس میں سے ایک آئیں گے.
اب وہ 5 ججز کے پینل کے بعد آپ کی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ گئی. اب یہ ججز جو ہیں پارس کوئی ایک جج ہائی کورٹ منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ واحد میرا ہی مخالفت میں ووٹ ہوتا ہے, تو اب بتائیں آپ کے خیال میں یہ کورٹ پیکنگ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جج صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جج صاحب نے بذات خود پرنسپل آف سینیورٹی طے کی تھی کہ فٹنس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے, سینیورٹی نہیں ہے. اور انہوں نے 5ویں نمبر کی جو خاتون جج تھی اسے چیف جسٹس بنایا. لاہور ہائی کورٹ کے جو 2 سینئر ججز سے انہیں چھوڑا, ان سے نیچے جو لوگ تھے انہیں سپریم کورٹ کے اندر لے. اس میں اب اگلی بات یہ مطلب اپنے لیے معیار الگ ہے, وہ کہہ رہے ہیں دوسروں کے نظر آتا ہے نا. نہیں, آپ کو ان اپوائنٹمنٹ سے نظر نہیں آتا. آپ یہ بتائیں, یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا پاکستان کے اندر جتنی ہائی کورٹس کی اپوائنٹمنٹس ہیں ان میں موسٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہیں؟ ان کے اندر نیپوٹزم نہیں ہے, ان کے اندر چیمبر سے نہیں آئے, ان کے اندر سپریم کورٹ کے اندر نہیں آئے. نہیں, دیکھیں نا سسٹم جو ہے وہی پرابلم ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میں پار کے اندر آؤں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, اور پاور کا مطلب کیا ہے کہ میں اختیار استعمال کروں. اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کا مائنڈ کلیئر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فل کورٹ بننا چاہیے, اور دیکھیں نہیں بن سکتا نا, نہیں بن سکتا. مجھے یہ بتائیں, تو یہ تصادم جو ہے یہ بحران کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور کچھ ذرائع اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جسٹس منصور علی شاہ کو ہٹانے کی بات کر رہی ہے, ایک ریفرنس کی بات گشت ہے. ایک سیکنڈ. نمبر 1 یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ججز آئیں گے وہ حکومت نے نہیں لگائے ہوئے, وہ اس جوڈیشری کا حصہ ہے جو افتخار چودھری صاحب والی تھی, اور 5 سال انہوں نے پورے کیے. اگر آپ کو ان ججز پہ بھی اعتماد نہیں ہے تو پھر پیکنگ کہاں گئی. اب دوسرا یہ ہے کہ جو آپ بار بار 26 کہتے, میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ جو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ وائبل نہیں ہے, یہ رفٹ رہے گی. الٹیمیٹلی آپ کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف جانا پڑے گا, آپ کو ہائی کورٹس کے اندر کانسٹیٹیوشن بنائیں گے, آنی چاہیے. چونکہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی 187 کیسز ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا, یہی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا فیٹ ہے آپ کے سامنے کہ آپ کے ملک کا چیف جسٹس اور 3 ججز جو ہیں ان کو کنٹیمنر کر دیا گیا ہے. تو کیا 26 امینڈمنٹ اس لیے آئی تھی؟ ہاں, حافظ احسان صاحب کی آپ نے بات سنی, اور کئی آئینی ماہرین جو ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے, اس لیے فل کورٹ نہیں بن سکتی. اب یہ جو پیراڈاکس ہے, اب اس کا کیا حل ہے کہ جی آئینی بینچ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے اس لیے فل کورٹ نہیں بن سکتی ہے چونکہ ترمیم ہو گئی ہے. دیکھیے, میں نے جیسے کہا مجھے ہمدردی حافظ صاحب کی ان دلائل کے ساتھ اس وجہ سے کیونکہ اس میں ضرورت ہے آواز کو اونچا کرنے کی. اگر آپ کے پاس اگر آپ نے کسی کو قائل کرنا ہو تو یا آپ کسی آئین کی اس دلیل سے کر سکتے ہیں, یا شاید حافظ صاحب کا تو ویسے بھی اسٹیچر بھی بہت زیادہ ہے ہم سے, تو انہوں نے کوشش کی آپ کو اس کی وجہ سے قائل کرنے کی, اور مجھے ہمدردی ہے اس بات سے. آپ قائل ہوئے؟ میں تو ہمیشہ سے قائل رہا ہوں. تو میں سوری میڈم اس میں گزارش کروں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر شروع سے بہت بحث ہوتی رہی. جی, اس بات کو یہ کہنا کہ فل کورٹ بنائی جا سکتی ہے یا نہیں بنائی جا سکتی, اس پہ ہم پچھلے 2-3 مہینے کے اندر کچھ بحث کرتے رہے. کچھ کہتے رہے کہ بنائی جا سکتی ہے, کچھ کہتے رہے کہ نہیں بنائی جا سکتی. لیکن پچھلے ہفتے جو سپریم کورٹ کے اندر کاروائی ہوئی ہے جس میں ایک 2 ممبر بینچ نے جوڈیشل سائیڈ پہ ڈائریکٹ کر دیا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ کریں کنوین فل کورٹ. اس کے بعد میڈم کوئی قانونی جواز نہیں ہے اس کو نہ کنوین کرنے کا. میں اس کی 2 چیزوں میں وضاحت کرتا ہوں. یہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ کو بھی اس حد تک جانا چاہیے تھا کہ وہ توہین عدالت کا نوٹس اور پھر اس کے بعد آئینی بینچ کے ریمارکس. میڈم, ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ دس از ناٹ اباؤٹ ہم, یہ پرسنل گلوریفیکیشن کی بات نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ماضی میں بہت سارے ایسے کام کیے جن کی ہم تنقید کرتے ہیں. میں اس وقت ایک جوڈیشل پاور کی بات کر رہا ہوں کہ ایک 2 ممبر بینچ نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جب ایک جوڈیشل سائٹ پہ آرڈر ہو جائے تو کوئی اسے انڈو نہیں کر سکتا, نہ رجسٹری برانچ نہ کوئی اور اسے انڈو نہیں کر سکتا. پہلے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے آخری لائن میں لکھ دیا, اور ہم جوڈیشل سائٹ پہ آرڈر کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے. یہ پرنسپل سیٹ کرنے کے بعد کہ جوڈیشل آرڈر کو کوئی ایڈمنسٹریٹولی انڈو نہیں کر سکتا, صرف اپیل میں انڈو ہو سکتا ہے. یہ پرنسپل یہ ڈائریکٹ کر دیا کہ فل کورٹ بنائی جائے, اور ساتھ وضاحت کر دی 6 رکنی بینچ نے اس کو ختم کر دیا نا. سوری میڈم, گزارش یہ ہے
6 रुकनी बेंच के सामने मुकदमा पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली लगाया गया, वो लग ही नहीं सकता था, जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था कि ये हम फलां डेट पे सुनेंगे। सर वो कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में वो मुकदमा नहीं लग सकता। सॉरी मैडम, मैडम ये इनकी और मेरी ओपिनियन हो सकती है। देखिए हम दो मुख्तलिफ बातें करें। हाफिज साहब हमने पूरी बहुत तसल्ली से सुनी आपकी बात। किसी कमेटी की ओपिनियन हो सकती है, चीफ जस्टिस साहब की भी ओपिनियन हो सकती है, मंसूर अली शाह साहब की भी ओपिनियन हो सकती है, जो उनके खुतूत हैं वो उनकी ओपिनियन है। लेकिन जब अदालती साइड पे एक हुक्म जारी कर दिया गया तो वो किसी की ओपिनियन नहीं है, उसको मानना लाज़िम। चीफ जस्टिस तौहीन अदालत कर सकते हैं आपके ख्याल में? मैडम इसी सवाल का जवाब देने के लिए फुल कोर्ट की डायरेक्शन दी गई है। मैं इस सवाल को प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, जो फुल कोर्ट का फैसला होगा हम सब उसको तस्लीम कर लेंगे। लेकिन हम दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो भी तो देखें ना, चीफ जस्टिस उन्होंने बना था, तो वो फुल कोर्ट में कैसे बैठ सकते हैं? सॉरी मैडम, मेरी गुजारिश है और इसका मैं बिल्कुल दो बातों के अंदर सिंपल जवाब दूं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पर्सन को या उनके पर्सनल कॉन्डक्ट को हम बिल्कुल डिफेंड नहीं करेंगे। इट इज नॉट अबाउट हिम, ये कोई हीरो वर्शिप नहीं है। वो तो कर रहे हैं ना उन्होंने। सॉरी जब उन्होंने ऐसे कोई काम किया जहां पे तनकीद बनती थी तो हमने कहा तनकीद, लेकिन जब जुडिशियल ऑर्डर हो गया, जब एक हुक्म सादिर हो गया तो हम उसकी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसको मानना लाजिम है। इसके अंदर कोई चॉइस नहीं। आर्टिकल 189, आर्टिकल 190 तौहीन अदालत हो गई है। फिर ये मेरे ख्याल में शायद तौहीन अदालत हुई हो, जिस वजह से इस फुल कोर्ट का बैठ के डिटरमिन करना जरूरी है। राइट। जुडिशियल ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड के खिलाफ नहीं हो सकता। और दूसरा जिस ऑर्डर का जिक्र आप तो नहीं डिटरमिन करेंगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड क्या है, वो भी जज डिटरमिन करेंगे ना, उस बेंच डिटरमिन करेगा। कर दिया है, यानी कि वो ऑर्डर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। जस्टिस मंदोखेल ने भी कहा कि अगर तौहीन अदालत लगाना है तो जजेस को भी सुने, उसी को फाइनल जजमेंट को नहीं किया, 2 इंटरिम ऑर्डर्स को किया, जो 13 जनवरी को इंटरिम ऑर्डर्स को किया। फाइनल जजमेंट के ऊपर जितना स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है वो सारे का सारा तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना सर। चलें, ऑर्डर तो सार रसूल कह रहे हैं कि जो फाइनल जजमेंट है वो अपनी जगह के ऊपर खड़ी हुई है। देखे ना, मुझे ये बताएं कि फाइनल जजमेंट आई 18 तारीख को, 13 को आपने कॉग्निजेंस लिया, 13 को ऑर्डर ही खत्म हो जाए तो 18 को ऑर्डर स्टैंड करेगा। हारिस सवाद साहब, आपके ख्याल में ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला हम डिस्कस करें, आपके ख्याल में क्या ये आखिरी हल इसका ये फुल कोर्ट ही है, या आप समझते हैं कि आईनी बेंच इस मसले को हल कर लेगा? सर मेरे ख्याल में देखें, जब आईनी कोर्ट आपने बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दिया है, ठीक है, देन इट इज लेट देम डिसाइड। जो 7 बेंच के मेंबर जज है जी, दे शुड। अभी जब एक अमेंडमेंट बन गई है तो अब तो इसका इशू खत्म हो गया है। सेकंड पारित, मुझे एक बात बताएं जी, ये जो हाई कोर्ट में आप जजेस लगाते हैं, लॉयर्स को लेते हैं, क्या ये सिस्टम ठीक है? क्या इसको चेंज होने की जरूरत है? ये भी हमें सोचने की बात है कि अगर इतनी ज्यादा, देखिए आप प्रॉब्लम ये है जी, आप ये कि आप लाहौर के लेट्स हाई कोर्ट लाहौर की बात करते हैं, आप वकला वहाँ पर हैं, एफिलिएशन हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग दें, एक दूसरे के साथ बेंच और बार की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक लेटर कॉम्प्लिकेशन करती है, नेक्सस बन जाता है। तो अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप लाए ना, ये लॉयर्स के वहाँ पर जाएं, एक जुडिशियल के समय टेस्ट लें, उसके बाद इनके इंटरव्यूज हो, फिर जजेस सिलेक्ट करें। राइट। तो अच्छा, ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सर, ये जो आईनी बेंच जिसकी आप बात कर रहे हैं, आईनी बेंच के सामने इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का भी मामला है, और ये जो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है, ये भी जो केस है इसकी समाअत हो रही है। आप समझते हैं कि आईनी बेंच इसमें बिल्कुल आजादी के साथ फैसला करने की पोजीशन में है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब ये अब जजेस बन चुके हैं, इन्होंने ओथ लिया हुआ है, वी हैव नो रीजन कि हम इनको डाउट। 7 मेंबर जज हैं, मेंबर्स हैं जो इसके बने हुए कमीशन में, नो दे शुड टेक, इन्होंने ओथ ली हुई है, दे हैव टू वेरी फेयर विद देयर कॉन्शियस के साथ भी क्लियर होना चाहिए। आप खुद फैसला करें। अभी आपके सामने जो डिस्कशन हो रही है, आर्मी कोर्ट की बात हो रही है, सेकेंड है कि ये जो फुल कोर्ट की बात हो रही है, दे शुड डिसाइड और मेरिट पे करें। आपने अपने मोवन में वकील रखे हैं। पहले जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ था, तो ये सब आपके इल्म में है कि वो उसके लिए फिर फौजी अदालतें अलहदा से बनी थी, या फिर आईनी तरमीम 21वीं आईनी तरमीम हुई थी और उसमें एक सनसेट क्लॉज रखी गई थी? आप समझते हैं कि इस दफा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो 9 मई के ट्रायल हुए हैं सर, उससे ये फौजी ट्रायल्स को आईनी कवर मिल जाएगा या आईनी तरमीम की जरूरत ही है? मेरे ख्याल में आईनी कवर इसलिए भी मिलेगा। आप मुझे बताएंगे ये पीटीए के दौर में कितने केसेस जो मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं, उनको सजाएं हुई हैं, उस वक्त तो ये कोई ऐसे नोटिफिकेशन नहीं हुए थे। तो इसी तरह अभी आप ये देखेंगे, इस वक्त भी अगर हो सकता है कि अल्टीमेटली ये जो डिसीजन आता है आपके
آئینی کوर्ٹس کا, تو وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کو کوریج کر دیں, اینڈ بیکاز ابھی ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, تو ظاہر ہے وہ یہی تو مقصد ہے کانسٹیٹیوشن ججز کا کہ آپ وہ اس کو وٹ ایور از میں کیسے لیگلائز کرتے ہیں یا اس کے خلاف سر ایک سوال کافی اٹھ رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں ذرا اس کو بھی ذرا جلدی سے ایڈریس کر دیجیے گا کہ یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں, کیا ان کا جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے جو کہ پاک فوج کے پہ حملہ کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں؟ یہ موازنہ ہو سکتا ہے جنہوں نے 16 دسمبر کو سانحہ APS میں معصوم بچوں کو شہید کیا تھا, یا جو بھی فوجی املاک پر حملہ کرے گا وہ اسی کیٹیگری میں فال ہوگا؟ نہیں دیکھیں, اس کے اندر اگر یاد ہو کہ ملٹری نے اسٹیبلشمنٹ نے بڑی دفعہ کہا کہ اس میں دہشت گرد تھے, ایون انہوں نے کہا جو ان کے گھر پہ بھی کچھ دہشت گرد تھے, اگر آپ کو یاد ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انسٹیگیشن تھی, ان کو لایا گیا تھا ان کو اشتعال دلانے کے لیے, ان کو ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے, ایون وہ بھی ہو سکتا ہے اندر بھی کچھ لوگ گئے ہوں. بات یہ کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے فوج اور عوام میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی, عوام میں فوج کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایک انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی, کمانڈ اور ٹروپ سے فرق ڈالنے کی کوشش کی, ایسے لوگوں کو اگر آج اب ٹرائی نہیں کریں گے یہ کل پھر کریں گے. اس لیے ایسے لوگوں کو جو, اور وہ بھی سلیکٹو لوگ جن کے خلاف 100% پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس موجود ہے, صرف ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. ادروائز باقی لوگوں کو پتا ہے کہ نارمل کیسز ان میں ٹرائل ہو رہے ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے حافظ احسان صاحب, ایک چیز صرف میں ایک دوسرے ایشو پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کو پتا تھا کہ ابھی مذاکرات ہو رہے تھے PTI اور گورنمنٹ کے, وہ ختم ہو گئے ہیں. ایک تو ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ PTI ابھی بھی کہتی ہے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جوڈیشل کمیشن پہ قانون کیا کہتا ہے؟ کچھ ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ جی اگر انڈر ٹرائل ہیں مقدمات تو جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. کچھ کہتے ہیں کہ آپ ٹرائل روک کر جوڈیشل کمیشن بنائیں. آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں, ایک تو پارس یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے ملٹری کورٹس کی بات کی اور آپ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بات کی, ٹرائل ملٹری کورٹس کے 1967 کا جو لا ہے اس کے بعد ہوئے. 1972 سے ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل ہیں, تقریباً اس کے اندر جو ہے 180 تو صرف PTI کے دور کے اندر آئے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ دوسرے آئے ہیں. بنیادی چیز 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہے. ججمنٹ یہ آئی ہے کہ جو 67 کی امینڈمنٹس تھی وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. اب جوڈیشل کمیشن یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ آپ کا ٹرائل کورٹ میں بھی ہے, آپ کی سزائیں بھی ہو چکی ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ہولڈ کر دیتی ہے کہ یہ لا جو ہے وہ انٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, نیچے سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے, تو پھر اس ججمنٹ کے بعد آپ کو کیا ضرورت ہے جوڈیشل کمیشن کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ہے نہیں ہے, تو آپ نے جو لوگ موجود تھے ان کی پریزنس سے تو آپ نے ڈینائی نہیں نہ کیا, اور لا یہ کہتا ہے کہ جن کی پریزنس ہے جو لا اپلیکیبل ہوگا اس کے مطابق انہیں ٹرائی کیا جائے. ایک بندہ کیا 7 جگہوں کے اوپر 9 جگہوں کے اوپر ایک ساتھ موجود ہو سکتا ہے؟ نہیں, اگر وہ کہیں ہے تو سزا ایک ہوگی, باقی ساری جگہوں سے ایکوٹ کیا سکتی ہے نا, وہ ایکوٹ ہوگا. نہیں, اس میں ہے کہ وہ 7 جگہوں پہ ہی موجود ہے. نہیں, وہ ایکوٹ کر دیا. صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے, آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ PTI کی ڈیمانڈ ہے, بے شک انڈر ٹرائل ہو؟ دیکھیے, بننا چاہیے نہ بننا چاہیے تو شاید سیاست کے زمرے میں آتا ہو, جہاں پہ بھی مناسب ہو. میں قانونی طور پہ گزارش کروں کہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ اگر ٹرائل چل رہے ہوں تو کیا جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا, تو میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ ماضی کے اندر جب ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, اس کا ٹرائل چل رہا تھا, جوڈیشل کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے تابع بنایا گیا جس نے اس ٹرائل کو انفارم کیا اینڈ وائس پریسیڈنس ہے, تو پریسیڈنس موجود ہے. بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے سیاست کا سوال. اگر بن گیا تو پھر مسئلہ ہوگا ججز کا, جو کہ گورنمنٹ کہے گی کہ جی وہ ججز. مجھے یقین ہے کہ حافظ صاحب اچھے اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں. دیکھیں پارس, حافظ صاحب تو نہیں لگ سکتے. پارس, بنیادی چیز یہ ہے کہ جو انسیڈنٹ ہے یا تو اس کو ڈینائی کر دینا, یا ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ پیچھے, جب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ غلط ہوا ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں نہیں, اگر اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جی نہیں, اگر فالس فلیگ نہیں ہے, اسی لیے کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فالس فلیگ نہیں ہے تو جو لوگ ملٹری نے ٹرائی کیے ہیں یا دوسری کورٹس کے اندر چل رہے ہیں ان سے ڈسٹنس کر لیں. اگر فالس فلیگ ہے تو انہوں نے غلط ہی پکڑے ہوں گے نا, اس کا مطلب نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایز اے پولیٹیکل نیریٹو کے طور پہ نہ لے کے آئے, بلکہ جہاں پہ جو چیزیں ہیں اس کے مطابق لا کے مطابق کریں, اور لا یہ کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. رائٹ. اور حارث نواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے, آنے کے بعد